स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जरूरी है कि वहां पर ऑपोजिशन हो, ऑपोजिशन का प्रेजेंस हो, ताकि वो सही सवाल पूछ सके, जो भी जनता की भलाई से रिलेटेड कोई सवाल है उसको पुट अप कर सके। लेकिन क्या हुआ है भारत के अंदर, अगर आप देखोगे पिछले 10 वर्षों में लगातार आपको ऑपोजिशन के प्रेजेंस में पतन देखने को मिलेगा। और आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के जस्ट पहले इंडिया ब्लॉक, इंडिया गठबंधन करके बनाया गया था, जिसमें बहुत सारे ऑपोजिशन पार्टीज एक साथ आए थे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर ऑपोजिशन स्ट्रांग हो ही रहा है, लेकिन स्पेशली हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद अगर आप देखिए तो ऐसा लग रहा है कि ऑपोजिशन में एक काफी बड़ा डिवाइड हो गया है। और आप लेटेस्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि खुद उनके जो अलाइज हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला हो गए, वेस्ट बंगाल में जो ममता बनर्जी हो गई, वो अब यहाँ पर कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं कि आप ईवीएम का मुद्दा कैसे उठा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ईवीएम में कोई इशू है तो आप उसको सिद्ध करके दिखाइए। तो कहीं ना कहीं ऑपोजिशन में ही कोई टॉपिक को लेकर एक सहमति नहीं बन पा रही है, और इसी को हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि रिसेंटली अगर आपको याद हो तो यहाँ पर राहुल गांधी जी का जो लीडरशिप है उसको लेकर भी सवाल उठ रहा था, और ये कहा जा रहा था कि ममता बनर्जी को वो कमान देनी चाहिए। तो स्पेशली जो आज का कॉन्टेक्स्ट है वो इसी के बारे में है कि आखिरकार चल क्या रहा है इसमें इंडिया ब्लॉक के अंदर। काफ़ी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारा फाउंडेशन बैच हो या फिर प्रीलिम स्पेसिफिक बैच, ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसके जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए अजी जस्ट 2 दिन पहले की बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर हैं उमर अब्दुल्ला, चीफ मिनिस्टर हैं इस समय जम्मू कश्मीर के, और ऑब्वियस सी बात है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ने चुनाव साथ में लड़ा था और ऐसा लग रहा था कि अच्छा खासा गठबंधन है। तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर सवाल रेस किए ईवीएम को लेकर, और उसके जस्ट बाद कल ही खबर आती है कि वेस्ट बंगाल में जो टीएमसी है, ममता बनर्जी की पार्टी, उनकी तरफ से इसको लेकर सवाल खड़ा किया गया। तृणमूल कांग्रेस के जो एमपी और जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर कांग्रेस को डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए, दिखाना चाहिए कि ईवीएम में गड़बड़ी है। आप देख सकते हो उनका कहना है द पीपल हु रेज क्वेश्चन ऑन ईवीएम, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है दे शुड गो एंड शो अ डेमो टू द इलेक्शन कमीशन। अगर यहाँ पर ईवीएम रैंडमाइजेशन सही से हो रहा है, मतलब चुनाव के समय क्या होता है कि जिस जिस बूथ पर ईवीएम पहुंचाया जाएगा तो वो बहुत ही रैंडम तरीके से होता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो लोग काम करते हैं ग्राउंड लेवल पर, अगर आपको पता हो तो जब भी चुनाव होता है ना, हर एक बूथ पर अगर आप देखोगे तो अलग अलग पार्टीज के वर्कर्स भी होते हैं। तो एक तरह से टीएमसी ये कहना चाह रही है कि यहाँ पर गड़बड़ी के या फिर कोई भी प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन स्टिल यहाँ पर अगर कांग्रेस को लगता है तो उनको डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन के पास जाना चाहिए और दिखाना चाहिए कि ईवीएम हैक हो सकता है। नथिंग कैन बी डन बाय जस्ट मेकिंग रैंडम स्टेटमेंट। तो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आप समझिए टीएमसी की तरफ से कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को डायरेक्टली बोला जा रहा है कि आप बस ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल सकते, आपको कोई चीज प्रूव करना चाहिए। और देखिए शायद पहली बार ऐसा होगा कि यहाँ पर जो बीजेपी है वो टीएमसी को सपोर्ट कर रही है, ममता बनर्जी की पार्टी को। यहाँ पर जो यूनियन मिनिस्टर हैं सतीश चंद्र दुबे, उन्होंने तृणमूल लीडर को जो है सपोर्ट किया और कहा कि देखिए अल्टीमेटली ट्रूथ सामने आया है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो 2 इलेक्शंस हुए थे रिसेंटली, सबसे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर जो इंडिया ब्लॉक की जो अलायंस थी, पार्टी थी, वो यहाँ पर जीती। उसके बाद झारखंड में भी रिसेंटली जीती, तो वहाँ पर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर अल्टीमेटली जो कांग्रेस है उसको प्रॉब्लम होने लग रही है। जैसे महाराष्ट्र का चुनाव था, हरियाणा का चुनाव था, तो अल्टीमेटली बीजेपी का कहना है कि देखिए अभिषेक बनर्जी जो हैं वो इस बात को समझे हैं, टीएमसी पार्टी समझी है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप देखोगे जस्ट 2 दिन पहले उमर अब्दुल्ला, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होगा कांग्रेस और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उन दोनों के पार्टीज के बीच में। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने कहा है कि वन मस्ट बी कंसिस्टेंट इन क्वेश्चनिंग दी वोटिंग मेथड। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि व्हेन यू गेट 100+ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इन लोकसभा चुनाव, आपको याद होगा लोकसभा का चुनाव हुआ था, 99 सीट्स आई थी कांग्रेस को, और कांग्रेस उसको एक तरह से विक्ट्री की तरह ले रही थी कि हमें डबल सीट्स आई हैं पिछले वाले लोकसभा चुनाव के मुकाबले, और हमने बीजेपी को 272 के नीचे रोक दिया है। तो यहाँ पर
उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि जब आप उसको जीत मानते हो एंड यू कैन नॉट देन अ फ्यू मंथ्स लेटर टर्न अराउंड एंड से कि वी डोंट लाइक ईवीएम, मतलब उस समय आप ईवीएम को लाइक कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर हरियाणा में और महाराष्ट्र में आपके फेवर में चुनाव नहीं गया, नतीजे नहीं गए आपके साथ, तो यहाँ पर आप उसको ईवीएम को रिजेक्ट करते हो। सो इफ यू हैव प्रॉब्लम विथ ईवीएम, आपको कंसिस्टेंट होना चाहिए प्रॉब्लम से। ऐसा नहीं है कि जब आप जीत गए यहाँ पर तब आपको प्रॉब्लम नहीं है और जब आप नहीं जीते तब आपको ईवीएम से प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि उन्होंने खुद एग्जाम्पल बताया कि लोकसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला जब लड़े थे एमपी के लिए तो वो चुनाव हारे थे, लेकिन जैसे ही यहाँ पर जब असेंबली के चुनाव होते हैं तो उनके पार्टी को बड़ी जीत हासिल होती है और आज वो चीफ मिनिस्टर हैं। सो वन डे वोटर्स चूज यू, द नेक्स्ट डे दे डोंट। ये ऐसा ही चलता है यहाँ पर, बट आप मशीन्स को जो है गलत मत ठहराइए, ऐसा यहाँ पर उनका कहना था। देखिए यहाँ पर जो उमर अब्दुल्ला का बयान था एक काफ़ी शॉकिंग लगा कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस के कई सारे लोगों को लगा होगा, उनके सपोर्टर्स को, और इसीलिए आप देख सकते हो यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से भी रिबटल आया है। और देखिए उन्होंने यहाँ पर कहा है कि उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बनने के पहले तब तो ये बात नहीं कह रहे थे, लेकिन आज जब उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बन गए हैं तब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के ऊपर चार्जेस लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं उनका ये कहना है कि देखिए ये जो ईवीएम वाला मुद्दा है वो सिर्फ हमने नहीं उठाया है। महाराष्ट्र इलेक्शंस के दौरान यहाँ पर जो शरद पवार जी की पार्टी है एनसीपी, शिवसेना जो उद्धव भाला साहेब वाली पार्टी है, समाजवादी पार्टी हो गई, इन सब ने मिलकर ये सवाल उठाया और ये सवाल हम डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछ रहे हैं। सो व्हाई दिस अप्रोच टू आवर पार्टनर्स आफ्टर बीइंग सीएम? तो आप सीएम बनने के बाद इस तरह की चीजें उठा रहे हो और पार्टी में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कांग्रेस पार्टी का कहना था। लेकिन ओवरऑल मैं आपको बताता हूं कि ये मुद्दा सिर्फ यहीं तक नहीं है। अभी रिसेंट टाइम्स में अगर आप देखोगे एक हफ्ते पहले यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी और या फिर जो इंडिया ब्लॉक है, इंडिया अलायंस है, उसका लीडर कौन होगा, उसको कौन फॉरवर्ड ले जाएगा, उसको लेकर भी सवाल उठ रहा था। और यहां पर भी अगर आप देखिए तो उमर अब्दुल्ला ने क्वेश्चंस रेज किए थे कांग्रेस के लीडरशिप पर कि क्या कांग्रेस के लीडरशिप को इंडिया अलायंस को लेकर जाना चाहिए, क्योंकि अगर कांग्रेस कोई जिम्मा उठाती है तो उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा अपने रोल को। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ कांग्रेस एक सबसे बड़ी अलायंस पार्टनर है पूरे इंडिया ब्लॉक के अंदर और पैन इंडिया प्रेजेंस है, लेकिन दे हैव टू अर्न द लीडरशिप। आप बस ये नहीं कह सकते कि हमारा पैन इंडिया प्रेजेंस है और हम बहुत पुराने पार्टी हैं तो हम ही यहाँ पर उस अलायंस को चलाएंगे। यहाँ पर आपको जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड का मुद्दा है वो एक बहुत ही क्रिटिकल इश्यूज हैं, उसको उठाना चाहिए। और रिसेंटली भी अगर आपको याद हो तो यहाँ पर जब मोदी और अडानी का पूरा मुद्दा कांग्रेस पार्टी उठाना चाह रही थी, पार्लियामेंट नहीं चल पा रहा था, तो उस समय भी अगर आप देखोगे तो टीएमसी और बहुत सारे जो अपोजिशन के लीडर्स हैं वो नाराज थे कांग्रेस से कि आप मोदी और अडानी का मुद्दे पर मत अड़े रहिए, यहाँ पर देश में और भी बहुत से इश्यूज हैं वो उठाने दीजिए एंड लेट द पार्लियामेंट रन। तो इसका भी काफी इशू आ रहा था। सो देर इज अ सेंस ऑफ डिस्क्वाइट अमंग सम ऑफ द अलाइज बिकॉज दे फील द कांग्रेस इज नॉट डूइंग एनफ। और यहां पर उमर अब्दुल्ला ने कहा दैट समथिंग द कांग्रेस माइट विश टू कंसिडर। कांग्रेस को सोचना चाहिए था इसके बारे में कि आखिरकार वो कर क्या रहे हैं। तो उमर अब्दुल्ला ने हाईलाइट किया है लैक ऑफ रेगुलर इंटरैक्शन अमंग अलायंस पार्टनर। बेसिकली क्या इंडिया ब्लॉक में बहुत सारे अलायंस पार्टनर हैं, 20 से ज़्यादा, 25 से ज़्यादा, तो यहाँ पर उनके बीच में आपस में कोई ना कोई कम्युनिकेशन होना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इनमें कोई कम्युनिकेशन ही नहीं होता। यहाँ पर जब भी पार्लियामेंट का इलेक्शन आएगा 6 महीना पहले आप बैठोगे और आपस में चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करोगे, तो ऐसा नहीं होता। लास्ट टाइम उन्होंने बताया कि हमारी जो बातचीत हुई थी वो लोकसभा चुनाव के नतीजे के जस्ट बाद हुई और उसके बाद कुछ भी नहीं पता, ना तो कोई फॉर्मल ना कोई इनफॉर्मल किसी प्रकार का वर्क हुआ है, ना कम्युनिकेशन हुआ है इंडिया ब्लॉक के अंदर। तो ऐसा नहीं चलना चाहिए। सो ही कॉल्ड फॉर स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क। अगर हम अलायंस बना रहे हैं तो यहाँ पर एक प्रॉपर कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क होना चाहिए, तभी यहाँ पर चीज़ें सही हो पाएंगी। आप बस एक दिन अचानक से उठकर ये नहीं कह सकते कि आज मीटिंग करते हैं और सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब ओवरऑल क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये जो भी कुछ हो रहा है ये इतना मायने क्यों रखता है। देखो उमर अब्दुल्ला का ये जो बयान आया है कि वो इंडिया ब्लॉक के जो अलायंस हैं वो काफ़ी डिससेटिस्फाइड हैं, वो सिर्फ उनका नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखिए हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे के बाद शरद पवार की पार्टी, लालू प्रसाद यादव, सोचिए बिहार के अंदर मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो आरजेडी और जो कांग्रेस उनका अच्छा खासा अलायंस है। तो खुद लालू प्रसाद यादव ने भी क्वेश्चन किया यहाँ पर कि एक तरह से कांग्रेस पार्टी एक तरह से जो लीड कर रही है, राहुल गांधी लीड कर रहे हैं इंडिया अलायंस को, वो छोड़कर ममता बनर्जी को लीडर बन जाना चाहिए इंडिया ब्लॉक का। और यहाँ पर जो सीनियर टीएमसी लीडर हैं वो भी चीज़ को कह रहे थे दैट ममता बनर्जी शुड एक्सेप्ट एज द लीडर ऑफ द अलायंस। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको बताया लालू प्रसाद यादव ने भी जब सवाल उठाया
राहुल गांधी जी को लेकर। तो यहाँ पर ये भी कॉल उठ रहे थे कांग्रेस पार्टी में कि इस चीज़ को देखते हुए क्या कांग्रेस पार्टी को अकेले फाइट करना चाहिए बिहार में, क्योंकि बिहार में अगले साल चुनाव है अगर आपको पता हो, और यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बीजेपी एक साथ चुनाव लड़ेंगे। तो अब आपको ये भी देखने को मिल रहा है कि बिहार में भी दरारें पैदा हो गई हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी और आरजेडी एक साथ चुनाव लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी, वो देखने वाली बात होगी। ओवरऑल यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बनता है कि आखिरकार ममता बनर्जी का रुख क्या है। मतलब सब लोग कह तो रहे हैं कि ममता बनर्जी को एक तरह से लीड करना चाहिए, तो क्या वो लीड करने के लिए तैयार है? मैं आपको बता दूं, ममता बनर्जी ने धन्यवाद दिया है सभी लीडर्स का और कहा है कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊंगी। मतलब एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल एज वेल एज इंडिया ब्लॉक को अगर लीड करना होगा तो मैं करने के लिए रेडी हूं। और इस चीज़ को खुद शरद पवार जी ने भी सपोर्ट किया, और साथ ही साथ बाकी के भी कई सारे अलायंस पार्टनर्स हैं, उन्होंने भी कहा। तो अब देखना होगा कि क्या होता है यहाँ पर, क्या ममता बनर्जी नई लीडर बनती हैं विपक्ष की। काफ़ी कुछ बदल सकता है भारत के पॉलिटिक्स में, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पर ओवरऑल काफ़ी अच्छे से जानने को मिली होंगी चीज़ें। और जाने से पहले आप सभी के लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप यहाँ पर बता सकते हो हमारे संविधान में जो 9th शेड्यूल है वो किस चीज़ से रिलेटेड है इन 4 ऑप्शन में से? और इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज़ हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।